आज का हम लोगों का जो क्लास होने वाला है ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद यानी कि पोलिनोमियल, है ना। ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 2। और आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर है, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ क्या है? बहुपद पोलिनोमियल। ये बहुपद शब्द समझने के पहले हमें एक छोटी छोटी चीज़ें जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजीय गणितीय पद, या केवल पद भी आप बोल सकते हैं, है ना। इसे बोलते हैं अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक टर्म, ठीक है। अब समझिए, अलजेब्रिक टर्म जो है, अलजेब्रिक टर्म हम लोग किसको कहेंगे? बीजगणितीय पद किसको कहेंगे? बीजगणितीय पद हम लोग उसको कहेंगे कि अचर राशि, अचर राशि, अचर राशि और चर राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं? बीजीय गणितीय पद, है ना। बीजीय गणितीय पद, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? या केवल हम पद भी बोल सकते हैं। अब हमें समझना है कि ये चर राशि क्या है और चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। समझिएगा, चर राशि क्या है? चर जिसको बोलते हैं वेरिएबल, चर राशि, चर राशि बीजीय पद का एक संकेत है। चर राशि जो है वो बीजीय पद का एक क्या है? संकेत है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। लिख देते हैं कि चर राशि जो है ना, चर हम लोग किसको कहेंगे? तो बीजीय गणितीय पद का एक संकेत है ना, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। बात समझिए, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। और अचर राशि किसको कहेंगे? जिसका मान निश्चित होता है, ठीक है। अब इस बात को, ठीक है, अलग तरह से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ 7x है, ठीक है, तो ये चर राशि कहलाता है। चर राशि, ये इसका मान निश्चित नहीं होता है, बदलते रहता है, ठीक है। और ये 7 जो है ये अचर राशि है, अचर राशि है। बात समझ में आ रहा है? ये फिक्स होता है। अचर राशि हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है, और ये बदलते रहता है, ये है ना, चेंज होते रहता है, वेरिएबल, है ना, क्वांटिटी इसको हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? या फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि x, y, z जो भी रहता है, ये इसका मान जो होता है ये निश्चित नहीं होता है। जैसे हम आपको बोलें कि मेरे पास 10 रुपया है, तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि मेरे पास कितना है? 10 रुपया है। अगर हम आपको बोलें कि मेरे पास 10 रुपया तो है, लेकिन इसकी संख्या में 2 है, मैंने 10 रुपया 2 ठो है, तो इसका वैल्यू आप तुरंत बोल देंगे ना कि आपके पास कितना है? 20 रुपया है। अगर हम बोलेंगे 10 रुपया हमारे पास 3 गो है ना, तो आप बोलेंगे कि 10 रुपया आपके पास 3 गो है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपया यानी कि आपके पास टोटल रुपया कितना हो गया? 30 रुपया हो गया, ठीक है। यही बात अगर हम ऐसे बोल दें कि मेरे पास 10 रुपया है, लेकिन ये 10 रुपया x है, संख्या में कितना x है, तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि मेरे पास कितना है पैसा? तो नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, है ना, ये व्यंजक ही आपका क्या होता है? बीजीय हो जाता है, व्यस्त हो जाता है अपने आप में, ठीक है। तो यही व्यस्तता को हम लोग कहेंगे क्या? बीजगणितीय पद कहेंगे, क्योंकि ये चर राशि जिसमें शामिल हो जाता है। चर मतलब ये इसका मान बदलता है, इसका मान हमेशा बदलता है, ये कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कंफर्म नहीं बता सकते, मतलब एक ऐसा राशि जिसे लग जाने से वो अपने आप में व्यस्त हो जाता है, हम उसे कंफर्म नहीं बता सकते कि उतना क्या। हम जैसे आपको बोल दें कि हमारे पास 100x रुपया है, 100x रुपया का मतलब क्या हुआ? आप
ये तो नहीं बोल सकते। यही बात हम बोलेंगे 100 रुपया हमारे पास पाँच ठो है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, 100 रुपया अगर आपके पास 5 गया तो 100 गुना 5 कर देंगे तो 500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप शायद यहाँ तक समझ गए होंगे। गुणांक कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, और एक होता है अंक गुणांक, ठीक है। देखिए गुणांक कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, समझिएगा। हम इसे समझते हैं गुणांक किसको कहेंगे। जैसे एक बीजगणितीय पद दिया है, अलजेब्रिक एक टर्म आपको दे दिया जाए, मतलब कुछ भी 3xyz इस तरह का, और आपको हम बोलें कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो आपका आंसर क्या हुआ कि इस x को छोड़कर बाकी सबको लिख दीजिए, x y z, मतलब इस x में क्या क्या गुना हुआ है। तो इस x में 3 गुना हुआ है, y गुना हुआ है, z भी गुना हुआ है, मतलब जिसके बारे में बोल रहा है उसको ढक देना, बाकी जो आपको दिखे उसे लिख देना है। y का अगर गुणांक पूछे तो y को छोड़कर बाकी को लिख देना है, तो 3xz। z के बारे में बोले z का गुणांक, तो z को छोड़ देना, बाकी को लिख देना 3xy। तो ये हो गया आपका क्या, गुणांक। बात समझ में आ रहा है। कोफिशिएंट मतलब किसी का गुणांक होता है। अब यहीं अगर पूछे कि अंक गुणांक क्या है, अंक गुणांक, ये आपका बेसिक है, 10th का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इसे पहले देख लीजिए, फिर चीज़ें समझ में आपको अच्छा से आएगा। देखिए अंक गुणांक यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कोफिशिएंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कहने का मतलब ये हुआ, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि इसमें जो है ना, इसमें बोलेगा कि इसका अंक गुणांक क्या है, तो इसमें संख्या जो है ना, जो भी संख्या गुना होता है सिर्फ उसे लिख देना। तो इसका जो है ना एक्स वाई जेड का अंक गुणांक क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। और कोई चीज़ें हैं, एक बार इसे देख लीजिए आप, ठीक। अब यहाँ हम लोग समझते हैं थोड़ा सा सजातीय और विजातीय पद। सजातीय, देखिए सजातीय पद, ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं लाइक टर्म, और दूसरा हमें समझना है विजातीय, ठीक है, विजातीय पद जिसको बोलते हैं अनलाइक टर्म, ठीक है। दोनों बात को समझिएगा। सजातीय मतलब क्या होता है, एक ही जाति का, मतलब एक ही प्रकार का कोई भी बहुपद, कोई भी टर्म हो उसको लिखते हैं। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं 2 3x है ना, 3xy, और उसके बाद 3zx, आप कुछ भी ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी आप ले सकते हैं, -1/2x, ठीक है, और 3x² प्लस 35xyz। अब इसमें बोलेगा सजातीय टर्म को छांटना, सजातीय टर्म को छांटना, एक प्रकार का जो है उसे हमें छांट के निकालना है। तो एक प्रकार का कौन है, देखिए इसमें x है ना, 3x है, इसमें xy है, इसमें एक अलग आपका क्या है, चर राशि अधिक हो गया, मतलब सेम तो नहीं हुआ, तो ये और ये एक ही प्रकार का है, तो सजातीय। अब ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें x² है, तो सजातीय में कौन कौन आ गया आपका, 3x और -1/2x, ये सब जो आ गया इसको बोलते हैं सजातीय पद, ठीक है। सजातीय पद मतलब आपको ये समझना है कि ये जो चर राशि है ना, चर राशि मिलना चाहिए आपका, आगे की संख्या क्या है नहीं है इस पे हमें फोकस नहीं करना है, ये कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है कि ये चर राशि आपका कौन सा है। तो चर राशि x है, यहाँ भी x है, हम इसे नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ x² है, जो कि यहाँ x पर पावर क्या है, 1 है, तो ये सजातीय हुआ। और बाकी जो आपको और कोई सजातीय ऐसे है, तो यहाँ देखिए xy है, यहाँ zx है, तो सब मिल नहीं रहा है,
यहाँ एक्स वाई जेड 3 को है, तो ये सभी चीज़ें जो आपका बच गया ये सब क्या कहलाता है, विजातीय कहलाता है, जो एक दूसरे से मैच नहीं करता। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग समझते हैं बहुपद। अब हम लोगों का जो चैप्टर है ये है बहुपद, और बहुपद को हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिए, बहुपद, बहुपद का परिभाषा क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। बहुपद है ना, पोलिनोमियल। बहुपद जिस बीजीय व्यंजक के चर का, चर मतलब वेरिएबल, चर का घातांक, ठीक है, घातांक पूर्ण है ना, पूर्ण संख्या में हो, पूर्ण संख्या में हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बात समझिएगा, बहुपद कहते हैं, ठीक है। माने जिस बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक अभी तुरंत आपको बताए कि ऐसा व्यंजक जो अपने आप में क्या हो, व्यस्त हो। जैसे अगर 5y लिख दिया जाए तो ये इसका कोई निश्चित मान आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये जो y है ना ये चर राशि है, और अभी हम तुरंत बताए कि केवल अगर 5 रहता तो हम लोग बोलते कि ये 5 है, कन्फर्म था। लेकिन इसमें y लग जाए, t लग जाए, x लग जाए, कुछ भी लग जाए तो ये 5t हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू हम कन्फर्म नहीं बता सकते हैं, और ये चर राशि होता है और ये अचर राशि, ठीक है। अच्छा, व्यंजक जो होता है ये एक प्रकार का क्या है, एक्सप्रेशन है। व्यंजक कहने का मतलब है कि एक सीरीज में रहता है, जैसे x + y हो गया इस तरह का, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजक बोलते हैं, समीकरण। बात समझिएगा। बीज व्यंजक चर जो होता है वेरिएबल, इसका घात हमेशा किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। इस पे समझिएगा कि जो भी बहुपद आपका बनेगा, बहुपद हम किसको कहेंगे, बहुपद हम उसको कहेंगे जिसका घात पूर्ण संख्या में हो। जिसका घात क्या किस में हो, पूर्ण संख्या में हो। देखिए पूर्ण संख्या मतलब होता है, पूर्ण संख्या आपको तो समझ में आया होगा कि चैप्टर नंबर 1 आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। होल नंबर समझिएगा, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ इन्फिनिटी तक आपका बढ़ते जाता है। मतलब कोई भी बहुपद हम तभी उनको कहेंगे जब चर का घात यही सब हो। इसके अलावे अगर चर का घात कुछ मिले तो हम उसे बहुपद नहीं कहते हैं। इसके अलावे अगर चर का घात कुछ भी मिले तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। इस बात पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर इसके अलावे कुछ भी किसी चर के पावर में मिल जाए तो उसे हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। क्लियर बात है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, देखिए जैसे लेते हैं यहाँ क्या तो लेते हैं 2x लेते हैं, तो ये क्या बहुपद है? तो बहुपद है। क्यों है, कैसे है, समझिएगा। क्योंकि ये जो क्या है, ये चर है और इस पर पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? तो ये इसलिए ये क्या है, बहुपद है। हम बोल रहे हैं क्या कि 5x² + 3 एक ये इस एक्सप्रेशन में, इस व्यंजक में, इसी को हम लोग व्यंजक बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। अब ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप पूरे एक्सप्रेशन को देखिएगा। ये नहीं कि सिर्फ हम यहाँ देखें, यहाँ हमें नहीं देखना है, यहाँ भी हमें देखना होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो x पर पावर क्या है, 0 है। क्यों x पर पावर 0 है? क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 होता है इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ 3 जैसे लिखा हुआ था तो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 3 नहीं है, यहाँ क्या है, x पर पावर 0 है। क्यों? क्योंकि इसका मान तो 1 होता है और इसे हम फिर से 3 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हमें देखना यहाँ, इसके लिए तो सोचना ही नहीं। आप यहाँ देखिए पावर क्या है, 2 है, तो 2 पावर है तो इसे पूर्ण संख्या हम बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। 2 इसमें है तो ये भी बहुपद आपका है। हम लिख दें क्या, 3/5 है ना, x पर पावर q माइनस √2x + 3x² + 7। तो ये क्या बहुपद है? तो आप बोलेंगे, आप पूरे एक्सप्रेशन को देखिए, पूरे बीजीय व्यंजक को देखिए, ठीक है, पूरे समीकरण को देखिए। यहाँ पावर क्या है, 3, चलिए ठीक है। यहाँ पावर क्या है, 1, ये भी पूर्ण संख्या में आता है।
यहाँ पावर क्या है 2, ये भी पूर्ण संख्या में आता है और यहाँ कुछ नहीं है तो x पर पावर 0 है। इसका मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन में हमें ये सभी संख्या मिल रही है, तो ये आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया। हम फिर एक बार आपको बोल देते हैं कि आगे का गुणांक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक, कोफिशिएंट किसका, x³ का गुणांक हो गया। बात समझ में आ रहा है। x पर पावर 3 का गुणांक क्या हो गया, तो 3/5 है ना। x पर पावर 1 का गुणांक क्या हो गया, -√2। क्लियर है। x² का गुणांक क्या हो गया, तो 3 हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। तो ये क्या है, बहुपद आपका है। हमें इस आगे वाला गुणांक को नहीं देखना है कि यहाँ क्या है नहीं है, हमें सिर्फ पावर पे ध्यान देना है। हमें सिर्फ पावर पर ध्यान देना है, और पावर में हमेशा यही सब संख्या होनी चाहिए। किसी भी चर राशि का पावर, किसी भी चर राशि का पावर, समझिएगा, कोई भी बहुपद तभी हम कहेंगे, बहुपद हम तभी कहेंगे जब चर का घात, है ना, जब चर का घात मतलब समझ में आ रहा है, घात मतलब पावर, है ना, जब चर का घात किसमें हो, 1 2 3 4 इस तरह का डॉट ये इन्फिनिटी तक, यानी कि धनात्मक संख्या में हो, ठीक है, तभी हम उसको बहुपद बोलेंगे। और इस घात होनी चाहिए, हम गुणांक की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए मिस्टेक नहीं कीजिएगा कभी कि गुणांक हम देख लिए सर बटे में आ गया, इस तरह आ गया तो बहुपद नहीं है, ऐसा नहीं। हम बोल रहे हैं कि चर का घात, चर में क्या हो सकता है, चर में x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। बात अब समझ में आ रहा है। तो इन सब के ऊपर जो पावर होगा ये यही सब होना चाहिए। इसके अलावे अगर कोई पावर रहे तो सीधा लिखना कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रहा है। आगे का गुणांक नहीं देखना है कि यहाँ क्या है नहीं है। और एग्जाम्पल अब देखिए, थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं x² -1/x + 3, तो क्या ये बहुपद है, तो हम बोलेंगे यह बहुपद जो है नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम इसे हल करें, सॉल्व करें, तो यहाँ मिलता है x और यहाँ पावर कितना है, 1 है ना। आप अगर कहेंगे कि x पर पावर तो यहाँ 1 है, तो 1 जो है वो पूर्ण संख्या में आता है, लेकिन नहीं। आप समझिए, इसे अगर ऊपर करके ले जाएं तो -1 हो जाएगा +3, और यहाँ पूरे एक्सप्रेशन को देखना है। यहाँ तक तो ठीक है, ये भी आपका ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, आप यहाँ -1 आ गया। क्या आ गया, यहाँ -1 आ गया। ठीक है, तो ये माइनस जब 1 आ गया तो फिर तो ये पूर्ण संख्या में आता नहीं है। -1 अगर आ गया तो ये तो पूर्ण संख्या में आता नहीं है। तो पूर्ण संख्या में जो अब अगर नहीं आ रहा है, हमें क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन को देखना है। अगर कहीं भी खराबी निकल गया तो सीधा लिख देंगे कि ये बहुपद नहीं है। बात समझे, पूरे एक्सप्रेशन को देखना है। पूरे एक्सप्रेशन में अगर चर का घात किस में हो, तो पूर्ण संख्या में होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावे अगर कोई संख्या आपको मिलता है तो सीधा हम लिखेंगे कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। जैसे अगर हम ऐसे ही कुछ करें कि चलिए लिख दें यहाँ 10x⁵ प्लस, है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, √7x + 3, तो क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि देखिए यहाँ 7 पे अगर रूट रहता तो कोई बात नहीं था, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, 7 पे तो रूट है ही, प्लस x पे भी रूट है। इसलिए हम क्या बोले कि पूरे एक्सप्रेशन में ऐसा कहीं नहीं होनी चाहिए। इसको अगर हम हटा दें तो ये आपका बनेगा x⁵ प्लस माइनस √7 x⁴1/2, है ना, +3, तो 1/2 ना आ गया। और 1/2 आपका ये होल नंबर में आता है, तो होल नंबर में आप बोलेंगे कि ये नहीं आता है, इसलिए ये बहुपद आपका नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है बहुपद को पहचानना। अगर आपको बहुपद पहचानने में आ गया, समझ में आ गया, तो 1 नंबर तो पक्का है, आना ही आना है, क्योंकि आपको पहचानने के लिए देगा कि बहुपद कौन है, या फिर आपको बोल देगा द्विघात बहुपद कौन है, त्रिघात बहुपद कौन है, तरह तरह का चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से चीज़ें हम लोग समझे। अब और 1-2 एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए देखिए, अब
बहुपद तो हमें समझ में आया यहाँ तक। और एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें कि x पर पावर 3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3/5 है ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इस तरह का, तो ये बहुपद है या नहीं है। देखिए अगर पूरे एक्सप्रेशन में बीज व्यंजक में अगर हल होने का जैसा हो तो आप उसे हल कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जवाब देना है कि बहुपद है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो इन चीज़ों को हम अगर हल करें तो एक्स पर पावर क्यू ऐसे नहीं कि अंदाज ही मार दिए कि चले सर अब बताए कि यार रूट आ गया तो बहुपद नहीं है। अगर ये हल हो रहा है तो आपको पहले इसमें दिमाग लगाना है कि हल हो रहा है, तो पहले हल करके आप उसको सॉल्व करके देख लीजिए। उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि ये बहुपद है या नहीं है। तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3/5, अब इस पर हमें फोकस करना है। तो देखिए रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा कितना, x प्लस 3। अब यहाँ समझिए, आगे हम अभी तुरंत बोले कि इस पे ध्यान नहीं देना, ये गुणांक पे ध्यान नहीं देना कि क्या है नहीं है। हमें किस पर ध्यान देना है, तो चर राशि के ऊपर ध्यान देना है कि वो पूर्ण संख्या होल नंबर में है या नहीं है। तो यहाँ देखिए कितना है, घात 3 है, चलिए ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं दिया गया और यहाँ और कुछ नहीं है, तो x पर पावर 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या में है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे एक्सप्रेशन जो है बीजीय व्यंजक जो है ये क्या है, बहुपद है। बात समझ में आ रहा है। ये बहुपद तो आप समझे। अब बहुपद का जनरल रूप क्या होता है, सामान्य रूप क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। समझिए, ध्यान दीजिएगा। बहुपद का सामान्य रूप, बहुपद का सामान्य रूप, बहुपद का सामान्य रूप है ना। जनरल फॉर्म क्या होता है बहुपद का, कोई बहुपद किस रूप में हमेशा रहना चाहता है उसका सामान्य रूप हमें लिखना है। तो कोई भी बहुपद जो होता है वो सुनिएगा, वो a0 और x पर पावर 0 प्लस, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ कुछ भी हो सकता है, a1 x पर पावर 1 प्लस a2 x पर पावर 2 प्लस a3 x पर पावर 3 प्लस ऐसे डॉट 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 जाएगा an x पर पावर n, इसी रूप में रहता है ना। यानी बहुपद का सामान्य रूप जो होता है इसी रूप में होता है। अब एक बात यहाँ थोड़ा सा हल कर लें, बहुत किताब में आपको ये चीज़ रहेगा। अभी हम बताए तुरंत कि अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 हो, उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ तो ये तो 1 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a0 प्लस a1 x पर पावर 1 प्लस a2 x पर पावर 2 प्लस a3 x पर पावर 3 प्लस डॉट 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 है ना, और an x पर पावर n। तो कोई भी बहुपद हमेशा इसी रूप में रहता है, ठीक है, हमेशा इसी रूप में रहता है। जहाँ समझिएगा, जहाँ a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्या है, तो ये चर का गुणांक है। ये सब क्या है, चर का गुणांक है, चर का क्या है, गुणांक है, ठीक है। और चर तो अभी बता दिए कि चर क्या होता है। चर एक प्रकार का बीजीय व्यंजक के संकेत है जिसका मान निश्चित नहीं होता है। चर क्या है, एक बीजीय व्यंजक चर क्या है, जैसे इसमें क्या है, x पर पावर ऐसे कुछ है कि नहीं। तो चर जो है ना, ये एक प्रकार का संकेत है, ठीक है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। क्या होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है, ठीक है। यही हो गया चर। और ये जो है ना a1 ये 0 a1 a2 a3 ये डॉट डॉट ये सब, ये हमेशा कौन सा होता है, वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। और वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, है ना।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, जो कि आपको चैप्टर नंबर 1 में सभी संख्याओं के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये हमेशा किस में होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और एक बात कि चर का जो घात होता है, चर का जो घात होता है, चर का जो घात होता है, यानी कहने का मतलब x है ना, x पर पावर जो होता है, ठीक है, ये हमेशा ऋणोत्तर घात होनी चाहिए, मतलब धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए। चर का जो घात होता है ना, चर क्या है, x y z कुछ भी हो सकता है, चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक है ना में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, होना चाहिए, कोई दिक्कत? धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब ये हुआ कि 0 1 2 3 4 ये सब n का मान जो है, यहाँ जो n का मान आपका आ रहा है, ये n का मान हमेशा यही सब में होनी चाहिए। बात यहाँ तो आप समझ गए हैं। कोई भी बहुपद हमेशा इस रूप में ही रहना चाहता है। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। अच्छा, बहुपद के प्रकार पढ़ने के पहले हम लोग बहुपद में बहुपद का घात के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जो कि बड़ी कन्फ्यूजन होता है इस बात को लेके कि हम कैसे उसके घात को पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझिए इस बात को। ठीक, अब मान लेते हैं कि बहुपद अगर पद में हो दिया हुआ रहे, पद में, अभी तो बताया कि पद क्या होता है। ठीक है, चर और अचर के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद के पद बोलते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, चर और अचर के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद के पद। ठीक है, 4-5 बार बता चुके हैं, आप ध्यान दीजिए। आने कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लें 3xyz, ठीक है, या फिर 3xy, अब इसमें घात पूछ देगा आपको, क्या पूछ देगा, घात, पावर। बात समझिए, तो इसका घात कैसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ x है, y है, ठीक है, तो घात आपको इस पूरे पद में देखना है, अलजेब्रिक है ना, टर्म जो है इस पूरे अलजेब्रिक टर्म में देखना है। और यहाँ पावर क्या है, 1, और यहाँ भी पावर क्या है, 1, तो 1 और 1 को जोड़ दीजिए, यानी कि पावर कितना हो गया, 2। बात समझ में आ रहा है। अगर हम लिख दें ऐसे कि 3 या फिर कुछ भी लिखिए -7x² है ना, y पर पावर क्यूब और यहाँ z। अब इसका घात अगर पूछ दे हमसे, तो घात हम लोग कितना लिखेंगे, तो इन सब का पावर को जोड़ देना, 2 जोड़ 3 जोड़ 1, तो ये पावर आपका कितना बन के आ गया, तो पावर आपका आ गया 6, है कि नहीं, तो पावर कितना आ गया, 6। तो इस तरह के बात समझ में आ रहा है। तो ये कौन चीज़ में था, तो ये जो है ना अलजेब्रिक टर्म में था, अलजेब्रिक टर्म में। अगर अलजेब्रिक टर्म में इस तरह का 2-3 को चर दिया रहे, तो सभी चर को जोड़ लेना है। यही बात अगर आ जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात आ जाए, बीजी व्यंजक की बात आ जाए, यानी कि प्लस वगैरह में कहीं दिया रहे, जैसे यहाँ x² + 3x + 5, देखिए सब टर्म अलग अलग टर्म में बंट गया है ना, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। और इसका घात की जब चर्चा किया जाए, घात के बारे में पूछा जाए, तो पूरे एक्सप्रेशन को देखना, पूरे समीकरण को देखना, इस पूरे जो है व्यंजक को देखना, सभी एक ही बात होता है। ठीक है, तो इसमें जो बड़ा घात होगा ना, बड़ा घात उसे लेना है। तो यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 0। ये पूरे समीकरण में बड़ा घात क्या है, तो बड़ा घात 2 है, तो आपका घात क्या हो जाएगा, 2। दोनों चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम बोल दें कि 1/2 x पर पावर 5 + 7/5 x पर पावर 3 है ना, -3 लिख देते हैं, है ना, 17x प्लस है ना 5, इस तरह का। तो आपको क्या करना है, ये पूरे व्यंजक को देखना, पूरे समीकरण को देखना है कि इसमें बड़ा घात कहाँ है, तो बड़ा घात यहाँ है। ठीक है, तो ये होता है बड़ा घात। ये आपका घात कितना आंसर निकल के आ गया, 5 आ गया निकल के। इतने चीज़ें आप शायद समझ गए होंगे। ठीक है, अब फिर हमें समझना है क्या कि कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बहुपद को कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आपको समझ में आता होगा कि कोई भी चीज़ को हम स्टैंडर्ड करके कैसे लिखते हैं। तो
स्टैंडर्ड करके लिखना इसका मतलब घात को सजा के लिखना। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि जैसे तैसे आपको दे दिया जाए एक बहुपद, जैसे अगर हम x पर पावर 5 है ना प्लस x लिख दें प्लस x पर कुछ भी लिख दें, यानी कि देखिए 12x³ प्लस 17x² प्लस 5 इस तरह का। अब इसको स्टैंडर्ड रूप में कैसे लिखेंगे? तो स्टैंडर्ड रूप में लिखने का तरीका है कि उसको आप आरोही घात को हमेशा आरोही क्रम में लिख दें, या उसी घात को अवरोही क्रम में लिख दें, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। जैसे ये देखिए घात यहाँ 5 है, बड़ा है, फिर यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया। तो ये आपका क्या है, सजा हुआ नहीं है, तो इसको आपको सजाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप दोनों ही क्रम में लिख सकते हैं, या तो आरोही क्रम में लिख दीजिए, नहीं तो अवरोही क्रम में लिख दीजिए। तो आपको जो अच्छा लगे वो क्रम में लिख दीजिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लिख दें ऐसे, है ना, आरोही क्रम में 5, उसके बाद क्या आता है 3, है ना, तो यहाँ लिख देंगे 12x पर पावर 3, फिर आता है कितना 70x², फिर x पर पावर 1 प्लस 5। तो देखिए सबका घात एक सीरीज में सज गया, मतलब 5, 5 से छोटा 3, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर इस तरह का बड़ा से छोटा, ठीक है। आपके मन में हो रहा है कि आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले छोटा वाला को लिखेंगे, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, ठीक है। तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, एक प्रकार का स्टैंडर्ड फॉर्म ही कहलाएगा। इतना बात आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं, आइए देखते हैं, अब हम समझते हैं इसी में बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, समझिएगा। बहुपद को 2 भागों में बांट दिया गया है, बात समझिएगा। ये तो लेक्चर आपका आज फर्स्ट लेक्चर है, इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ ही चलेगा, ठीक है, और कुछ इसमें चलने वाला नहीं है। शायद आप इसे देखें ध्यान से, देखिए इसको 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, एक पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, और दूसरा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो समझिए पद के आधार पर क्या क्या होता है, तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, इन सभी चीज़ों को यहाँ भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार इस चीज़ को जानकारी दिलाएंगे, ताकि आपको एक्सरसाइज जब बनाए हैं तो फिर कहीं आपको दिक्कत किसी भी तरह का नहीं होगा, ठीक है। चलिए समझिए, पद के आधार पर देखिए, एक पदी बहुपद, कौन सा बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद, या इसी को हम लिख सकते हैं एक पद, है ना, यानी कि मोनोनोमियल, क्या बोलते हैं इसको, मोनोनोमियल। दूसरा जो होता है ये होता है द्विपदी बहुपद, या द्विपद भी हम शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, द्विपद को बाइनोमियल, ठीक है। त्रिपदी बहुपद, इसी को हम लोग लिख सकते हैं त्रिपद शॉर्ट में, है ना, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, इधर हम पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं। चलिए अगला जो है
शून्य बहुपद। जीरो पोलिनोमियल। और लिख सकते हैं एक होता है अचर बहुपद। ठीक है, तो नॉन वेरिएबल पोलिनोमियल आप लिख सकते हैं। ये सभी चीज़ें क्या है आपका बेसिक था, जो चीज़ों को पढ़ना है फिर से एक बार हम देख लेंगे सबको बारीकी से। ठीक है, तो इस एक बार देख लीजिए इसे। अगला जो है आप लोगों का ये घात के आधार पर है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आता है घात के आधार पर ही। ठीक है, जैसे पहला हो जाएगा शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय बहुपद। ठीक है, दूसरा रैखिक बहुपद, या इसी को हम बोल सकते हैं एक घातीय बहुपद। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा जो होता है ये द्विघातीय बहुपद है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, उसी तरह पांचवा नंबर में लिखेंगे लास्ट में बहुघातीय बहुपद। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ये आपका बेसिक है, और आपके क्लास में घात के आधार पर जो ये बहुपद के प्रकार है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और बाकी जो अभी हम लोग पीछे पढ़े वो तो आपका सिर्फ बेसिक था। आप इस बेसिक को भी बढ़िया से करके रखेंगे तो आगे समय में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो आज देख लीजिए इतना ही।